जो लोग लाइफ को वैल्यू करते हैं उन्हें पता है कि सबसे डरावनी चीज मौत नहीं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाली रेजरेक्शन है। क्योंकि सब लोहे के बक्सों वाली जेल में कैद हैं, दिन में 25 घंटे टॉर्चर सह रहे हैं, और मरने के बाद उन्हें बार बार जिंदा होने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन तुम लहर के खिलाफ गए और तुमने इसे एक फ्री ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल किया। सब तुम्हें पागल कहते हैं, हालांकि तुम्हारा प्लान पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने का है। तुम रिजरेक्ट हो चुके हो, आखिरकार जिंदा। तुम हाफते हुए अचानक अपनी आंखें खोलते हो। क्या तुम्हारा नाम चेन फैन? एक सेकंड पहले तुम कोर फॉर्मेशन पीरियड की सेलेस्टियल ट्रिबुलेशन का सामना कर रहे थे। एक बिजली ने तुम्हें राख कर दिया, और अगले ही पल तुम एक अंधेरी जगह पर हो जहां कोई रोशनी नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारी गोल्डन कोर लेट स्टेज की गर्व भरी कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब तुम सिर से पांव तक एक मामूली मॉडल हो। चलो, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? वो आदमी और चिढ़ जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ। मुझे रजिस्टर करने के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। रजिस्टर होने के बाद ही तुम्हें खाना पीना मिलेगा। वो मुझसे बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे घूरते हो। तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करता है। ये कोई सही जगह नहीं है, और ये आदमी भला इंसान नहीं है। तुम एक ठंडी हंसी हंसते हो। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा पानी दो, पीने के बाद बात करूंगा। वो आदमी घबरा जाता है, जैसे उसे किसी अनदेखी चीज का डर हो। वो पागलों की तरह तुम पर चिल्लाता है, तुम कोऑपरेट नहीं कर सकते? तुम कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? अचानक छत से कई मोटे मैकेनिकल आर्म्स नीचे आते हैं। वे उस आदमी को जमीन पर दबोच लेते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे इलेक्ट्रोक्यूट मत करो। नहीं। जैश। एक नीली रोशनी का धमाका होता है। तुम कोने में दुबक जाते हो और देखते हो कि कैसे उस आदमी को बिना रहम के हाई वोल्टेज से टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ सेकंड के करंट के बाद हवा में जलने की तीखी गंध भर जाती है। वो आदमी कोयला बन जाता है, बेजान। तुरंत बाद कमरे में एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस गूंजती है। रिजरेक्टेड दिन, जन्म 1 अगस्त 2035, साउथ ईस्ट एशिया। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। इसका क्या मतलब है? जमीन पर एक अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न हल्का चमकता है, और शून्य से एक शरीर फिर से बन जाता है। वही डेनबिन जो अभी जलकर राख हुआ था, तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है, बिना किसी कीमत के रेजरेक्शन। इससे पहले कि तुम सदमे से उबर पाते, नया नवेला डेनबिन अपनी गर्दन घुमाता है और तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। देखा? रूल्स के मुताबिक अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं निकलवाता, तो टावर के मैकेनिकल आर्म्स मुझे पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। तुम्हें घूरते हुए उसका लहजा बदल जाता है। अब तुम्हारी बारी है। तुम छत की तरफ देखते हो, जैश। मैकेनिकल आर्म्स फिर से दिखाई देते हैं। तुम्हें संभलने का मौका दिए बिना वे तुम्हें दीवार से चिपका देते हैं। दिन बिन धीरे धीरे एक छिपे हुए डिब्बे की ओर बढ़ता है। वो औजार निकालता है। भाई, मुझे दोष मत देना। टावर में हर कोई इसे गुजरता है। वो औजार को गर्म करके लाल कर देता है और पास आता है। मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। कुछ भी मत छुपाना। अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों के नाम सब बता दो, समझे? तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है। तुम पल भर में सब समझ जाते हो। क्या तुम मुझे टॉर्चर करके मेरे अपनों के नाम निकलवाना चाहते हो, ताकि उन्हें भी इस नरक में रेजरेक्ट किया जा सके? तुम उसे घूरते हो। बिल्कुल सही। डेनमिन उम्मीद भरी नजरों से तुम्हें देखता है। तुम्हारे चेहरे पर हताशा ढूंढ रहा है। इस कमबख्त जगह को टावर कहते हैं। इसका इकलौता मकसद हर दिन बिना रुके टॉर्चर करना, जलाना और बिजली के झटके देना है। अगर तुम मर जाते हो, तो वे तुम्हें रेजरेक्ट करते हैं और टॉर्चर जारी रखते हैं। ये कभी खत्म नहीं होता। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ खाना पीना नहीं मिलता। इसलिए वे न सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करेंगे, बल्कि तुम भूख और प्यास से भी मरोगे। फिर वे तुम्हें रेजरेक्ट कर देंगे। संतुष्ट होकर वो लाल गरम औजार उठाता है और बिना सोचे उसे तुम्हारे सीने पर लगा देता है। सस सस। मांस तुरंत जलने लगता है। जलने की बू तुम्हारी नाक से टकराती है। कैसा लगा? डेनबिन पागलपन में करीब आते हुए हांफता है। अब तुम सब उगलने को तैयार हो, फिर भी तुम्हारे माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। तुम उसे इतनी ठंडी नजरों से देखते हो जैसे कचरे को देख रहे हो। तुमने अपनी कल्टीवेशन खो दी है, लेकिन तुम्हारी भयानक डिवाइन सोल, जो गोल्डन कोर पीरियड में सैकड़ों सालों तक तपी थी, वो अब भी वही है। तुम दर्द को ब्लॉक कर देते हो। दर्द को अलग करना तुम्हारे लिए उतना ही आसान है जितना सांस लेना। फिजिकल टॉर्चर, बस इतना ही। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? डेनबिन के चेहरे का जोश जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेताबी से तुम्हारे करीब आया और देखा कि तुम्हें ठंडे पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। हाँ, तुमने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दी।
तुमने कोई गाली नहीं दी, लेकिन तुम्हारी उस वक्त की इंटेंसिटी और नजरों ने डेनबिन के हौसले को पूरी तरह तोड़ दिया। प्लॉप। डेनबिन के घुटने जवाब दे गए और वो सीधे तुम्हारे सामने गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब हो गया था। वो अपना सिर जमीन पर जोर जोर से पटक रहा था। मुझे सिखा दो बड़े भाई। दादाजी प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे दर्द ब्लॉक करना सिखा दीजिए। अगर आप मुझे सिखा देंगे तो मैं कुछ भी करूँगा। पेन ब्लॉकिंग तुरंत उसके लिए सुकून की वजह बन गई। तुमने ऊपर से इस लाचार कमजोर आदमी को देखा। क्या तुम सीखना चाहते हो? तुमने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि देर सवेर कोई ना कोई तुम्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, डेनबिन ने पागलों की तरह सिर हिलाया। इस टावर में टॉर्चर की बारी आती रहती है। अभी मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। 10 या 20 साल बाद मैं वो इंसान होऊंगा जिसे दूसरे टॉर्चर करेंगे। ये कभी नहीं रुकता। कहते हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा समय से है उसे 2000 सालों से ज्यादा हो गए हैं। 2000 साल बिना किसी अंत के, बिना खुद को खोए भयानक टॉर्चर सहते हुए, हमेशा होश में। जिंदा रहना गिरने से भी ज्यादा डरावना है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी दर्द ब्लॉक करने की काबिलियत ने उसे तुरंत हार मानने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार किसी साल, महीने, मिनट में, अगर उस मिनट में सिर्फ चेन सरनेम वाला कोई पैदा हुआ तो शर्तें पूरी होती हैं और फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ ला सकती है। अगर नहीं तो सरनेम बदल दो। मैं एक एक करके 100 सरनेम्स आजमाता हूँ। ये एक क्रूर चाल है। जब तक समय अनंत है, ये फॉर्मेशन इंसानियत के 18 पूर्वजों तक को ढूंढ निकाल सकती है। तभी दीवार पे लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अचानक जल उठी, जिस पर एक चकाचौंध करने वाला लाल नंबर दिखा, 53%। डेमन चौंक गया। वो जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी नजरों में फिर से दहशत आ गई। नहीं, मैं तुमसे और बातें नहीं कर सकता। उसने औजार उठाया और फिर से तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाने की आवाजों के साथ जख्मी करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर नंबर 54% पे पहुंच गया। देखा? डेनबिन लाल आंखों के साथ चिल्लाया। जब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, नंबर बढ़ेगा। मेरा मिशन ये पक्का करना है कि ये कभी 50% से नीचे ना गिरे। अगर ये गिरा तो वो खून चूसने वाला हाथ मुझे पूरी तरह एलिमिनेट कर देगा। वो जोर जोर से हाँफ रहा था, औजार को कसकर पकड़े हुए। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मुझे तुम्हें दिन में 15 घंटे टॉर्चर करना होगा। हर दिन तुम एक बार पूरी तरह एलिमिनेट होते हो, क्योंकि यहाँ पानी या खाना नहीं है। मुझे भी शरीर को रीसेट करने के लिए हर 2 दिन में सुसाइड करना पड़ता है। पूरे 3 साल तुम यहाँ रहे हो। एक बलि के शिकार की तरह बर्ताव किया गया। 3 सालों तक बार बार टॉर्चर किए गए। हर बार जब तुम्हें एलिमिनेट किया जाता है, हर बार जब एक कमबख्त फॉर्मेशन तुम्हें वापस लाती है, इस घटिया जगह में एक मक्खी तक नहीं घुस सकती। तथाकथित टावर एक हवा बंद जेल के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने हर तरह से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की और नतीजा? कोई रास्ता नहीं है। 90% अब लगभग कमरे में ही है। डेनबिन जमीन पर एक बेजान शिकारी कुत्ते की तरह पड़ा था। तुम्हें पूरी थकान के साथ देख रहा था। थकान और जलन भाई, तुम्हारी ये दर्द ना महसूस करने वाली काबिलियत कमाल की है। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करता हूं जब तक मैं खुद थकान से न मर जाऊं और तुम एक आवाज तक नहीं निकालते। वो आरामदेह पोजीशन ढूंढते हुए पलटा। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं। हमेशा की तरह जब नंबर 50% पर आ जाए तो मुझे बुला लेना। आराम से सो जाओ। तुमने ठंडेपन से जवाब दिया। 3 घंटे बाद तुम्हारा घावों से भरा मॉडल शरीर आखिरकार और नहीं झेल पाया। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तुम्हारी जान निकल गई। तुरंत बाद वही जानी पहचानी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, रिजरेक्टेड सरनेम चेन। जमीन पर जियोमेट्रिक फॉर्मेशन हल्की सी चमकी। तुम्हारा शरीर फिर से बन गया। जिस पल तुमने आंखें खोली, तुमने कोने में खर्राटे ले रहे डेनबिन की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तुमने अपनी नजरें छत पर टिका दी। पिछले 3 सालों में अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने जो नियम खोजा था, उसके मुताबिक रेजरेक्शन से लेकर मैकेनिकल आर्म के बाहर निकलने तक 1.5 मिनट का ब्लाइंड स्पॉट होता है। वह समय अभी है। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने अपनी उंगलियों को चाकू की तरह जोड़ा और पागलों की तरह अपने पूरे शरीर के एक्यू पॉइंट्स पर प्रहार किया। ब्लड बर्निंग टेक्निक। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे तुमने कल्टीवेशन वर्ल्ड से चुराया था। तुम अपनी पूरी वाइटल एसेंस को एक बड़े धमाके के बदले जला देते हो। वूश। तुम्हारे रोम रोम से सुनहरी धुंध निकलने लगी। भले ही तुम अब एक मॉर्टल हो, इस पल में अपनी जान जलाकर मिली ताकत बेहद जबरदस्त है। तुमने देखा तक नहीं। तुम्हारा पूरा शरीर एक धुंधली परछाई में बदल गया और तुम उस अलॉय डोर की ओर लपके जो 3 साल से बंद था। एक मुक्का उस अलॉय डोर पर जोर से लगा।
बूम। एक कान फाड़ देने वाला धमाका। वो मोटा एलॉय डोर तुम्हारे मुक्के से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय पीछे की ओर एक जबरदस्त झटके ने तुम्हारा दायां हाथ तोड़ दिया। हड्डियों और नसों के टूटने की आवाज दिल दहला देने वाली थी, लेकिन तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। दरवाजा टूटने के शोर ने डनबिन को डराकर उठा दिया। वो मुंह फाड़े तुम्हें देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? समय कम है। तुम पीछे भी नहीं मुड़े। सुनहरी चमक से ढके शरीर के साथ तुम कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि दरवाजे के बाहर तुम्हारा अभी का शरीर एक जिंदा इंसान जैसा भी नहीं है। तुम इंसान नहीं हो। इन गार्ड्स ने एक साथ अपने हाथों में पड़े मेटालिक स्फीयर्स उठाए। अगली ही पल सैकड़ों लाल लेजर रेज एक तूफान की तरह फैल गईं। तुम्हारी अभी की स्पीड के साथ इसे चकमा देने के लिए कमख्त फाउंडेशन स्टेज की जरूरत होती, लेकिन अब तुम सिर्फ जलते हुए एक मॉर्टल बॉडी हो। बिना किसी शक के तुम तुरंत उन हाई टेम्परेचर किरणों से राख बन गए। रीसेट, सरनेम चेन, रोशनी की एक चमक। एक बार फिर तुम कमरे के बीचों बीच सही सलामत खड़े थे। तुम्हारे सामने वो एलॉय डोर जिसे तुमने अपनी जान देकर तोड़ा था, बिना किसी खरोंच के एकदम नया जैसा चमक रहा था। टावर के बड़े अधिकारियों ने सामने आने की जहमत तक नहीं उठाई, जैसे तुम्हारा वो कमाल का मुक्का धूल झाड़ने के बराबर भी नहीं था। तुम हाफते हुए उस दरवाजे को घूरने लगे। तुम बच नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। कोने में दिन तुम्हें किसी राक्षस की तरह देख रहा था और काफी देर बाद बोला, तुम आखिर बाहर निकले कैसे? तुमने अपनी भावनाओं को दबाते हुए गहरी सांस ली। बाहर के वो गार्ड्स इंसान नहीं है। उनके पास जो हथियार हैं वे भी इस जमाने के नहीं हैं। दिनमिन ने थूक निगला, यहां से भागना थ्योरी में भी यह मुमकिन नहीं है, और बाहर से कोई बचाने भी नहीं आने वाला। तुमने ठंडी आवाज में पूछा, यहां क्या सेटअप है? डेनमिन ने बार बार सिर हिलाया। ये कमबख्त टावर 2000 साल पहले बना था। हम सब यही मानते हैं कि बाहरी दुनिया अब तक तबाह हो चुकी होगी। अगर तुम सच में भागने में कामयाब भी हो गए तो बाहर शायद ही कोई जिंदा इंसान बचा हो। ये बिना सर्वाइवर्स वाला एक नरक है, एक बंद रास्ता, रीसेट के साथ अंतहीन टॉर्चर, कुचल देने वाली ताकत, और एक बाहरी दुनिया जिसमें शायद अब जान ही नहीं बची। तुम ठंडी दीवार के सहारे टिक गए, लेकिन तुम्हारे होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। अगर आमना सामना करना एक बंद रास्ता है तो चलो इनके रूल्स का ही फायदा उठाते हैं। मैं गहरी नींद, डीप स्लीप की हालत में जाने की सोच रहा हूं। तुमने डेनिन की तरफ ऐसे शांत भाव से देख रहे थे जैसे रात के खाने की बात कर रहे हो। डेनिन दंग रह गया। ये कैसे होगा? मेरी स्पिरिचुअल सोल एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमने उसे इमॉर्टल कल्टीवेशन के बेसिक समझाने की जहमत नहीं उठाई। तुमने सीधे प्लान बताया, मैं अपनी चेतना कॉन्शियसनेस को खुद खत्म करके कॉन्शियस स्लीप की हालत में जा सकता हूँ। इससे मुझे बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा, चाहे मुझे इस टावर में 10-20 साल, 100 साल या हजारों साल भी रुकना पड़े। मेरे लिए यह पलक झपकने जैसा होगा। तुमने उसे घूर कर देखा और ऑर्डर दिया, अगर टावर में कोई बगावत, राइड हो या बाहर से कोई बचाने आए तो मुझे तुरंत खत्म कर देना। एक बार मेरी जान चली गई तो टावर मेरा स्टेट रीसेट कर देगा और मैं जाग जाऊंगा। समझ गए? तुम बाहर से किसी के बचाने आए का इंतजार कर रहे थे। डेनिन कड़वाहट के साथ मुस्कुराया, मैं तो दुआ करूंगा कि अर्थ ही तबाह हो जाए, यहीं और अभी। ये बस एक एनालॉजी है। अगर कोई मौका मिला तो यही हमारा आखिरी तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड है। तुमने उसे लालच दिया, अगर तुम मुझ पर नजर रख सको और हालात संभाल सको तो जब हम भागेंगे मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा, वही आसमान में उड़ना और जमीन से गायब हो जाना। डेनिन की आंखें चमक उठीं। अब तक तुम्हारी काबिलियत ने उसे तुम्हारा भक्त बना दिया था, जैसे तुम कोई गॉड हो। सौदा पक्का, डील डन। अगर कुछ भी बदला तो मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब और बातें नहीं। तुमने आंखें बंद की और एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जो सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बड़े कल्टीवेटर्स ही कर सकते थे, स्पिरिचुअल सोल का शरीर से अलग होना। तुम गोल्डन बेबी स्टेज के 7वें मोड़ पर थे, फिर भी तुमने मर्यादा पार करके यह टेक्निक की, जो कि बहुत खतरनाक था। लेकिन यहाँ यही इस अंतहीन टॉर्चर टॉर्मेंट से बचने का तुम्हारा सबसे अच्छा तरीका था। तुम्हारा सिर अचानक एक तरफ झुक गया। ये अंतहीन टॉर्चर से बचने का तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा बन गया। बिना किसी हलचल के तुम्हारी गर्दन बुरी तरह मुड़ गई। डेनमिन ने हिम्मत जुटाई और तुम्हारी सांस चेक करने आया। तुम अब भी सांस ले रहे थे। तुम्हारी पूरी तरह मौत नहीं हुई थी, इसलिए टावर का रिजरेक्शन मैकेनिज्म शुरू नहीं हुआ। सदमे में डेनिन तुम्हें फटी आंखों से देखता रहा, और इस तरह ये प्रोसेस तुम्हारा चीट कोड बन गया। हर दिन डेनमिन तुम्हें तब तक टॉर्चर करता जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए। दोबारा जिंदा रिजरेक्ट होने के बाद
तुम 10 मिनट जागते और फिर अपनी रूह को शरीर से बाहर निकाल देते। तुम सुस्त पड़े रहते। समय बीतता गया और देखते ही देखते 10 साल से ज्यादा गुजर गए। लोहे के इस बक्से में जहां सूरज की रोशनी नहीं थी, समय एक मजाक था। उस दिन तक, दोबारा जिंदा होने के ठीक बाद, जब तुमने आंखें खोली तो देखा कि दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर लाल रंग का काउंटडाउन चल रहा था। 6 घंटे 32 मिनट 17 सेकंड। तुमने कोने में खर्राटे ले रहे एडमिन को पकड़ा। जागो, स्क्रीन देखो। डेनिन ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर उन नंबरों पर पड़ी, उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। वक्त आ गया है। अगला साइकिल शुरू होने वाला है। इसका क्या मतलब है? तुमने भौहें सिकोड़ी। तुम कहते हो कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। नहीं, वो मुझे दूसरे कमरे में ले जाएगा और दूसरों से मुझे टॉर्चर करवाएगा। डेनिन की आवाज कांप रही थी। भाई, तुम्हें नहीं पता इस टावर के लोग कितने सनकी हैं। जो 1,002,000 साल से बंद हैं, वे फिर भी ठीक है। लेकिन जो 1,000 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्हें अब इंसान भी नहीं कहा जा सकता। वे सिर से पांव तक शैतान डीमंस हैं। वो तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिर गया और तुम्हारे पैर जोर से पकड़ लिए। लाचारी की हद पार करते हुए उसने कहा, भाई, तुम्हारी वह दर्द न महसूस करने वाली काबिलियत, क्या तुम सच में मुझे नहीं सिखा सकते? मैं भीख मांगता हूँ, सच में नहीं सिखा सकता। तुमने अपना सिर हिलाया। ये कोई बहाना नहीं था। एक मामूली इंसान का शरीर यूआनिन लेवल की स्पिरिचुअल टेक्निक्स सहन नहीं कर सकता। डेनिन की आंखों की चमक पूरी तरह बुझ गई। वो मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसों से भी मायूसी झलक रही थी। आखिरी पलों का फायदा उठाते हुए तुमने वो सवाल पूछा जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुमने इतनी मेहनत क्यों की? मेरा खून बदलने का वो जबरदस्ती वाला तरीका। तुम क्या ढूंढ रहे थे? रिकम्पेंसेस, इनाम। डेनिन की आंखें खाली थीं। उसने बेरुखी से जवाब दिया, एक नौसिखिए नोविस को सफलतापूर्वक जिंदा करने के लिए 1 या 2 साल बढ़ जाते हैं। तुमने कुछ नहीं कहा। काउंटडाउन एक एक सेकंड कम हो रहा था। 30 मिनट बचे थे। डेनिन आखिरकार पूरी तरह टूट गया। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और बलि के जानवर की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। 20 साल। अगले साइकिल में वे मुझे 20 साल तक बेतहाशा टॉर्चर करेंगे। मुझे खत्म होने दो। मैं बस सब खत्म होने का सपना देख रहा हूं। तुमने उसे खामोशी से देखा। ये एक कमजोर इंसान का अपनी किस्मत के आगे बेबस संघर्ष था। 5 मिनट बचे थे। डेनिन ने अचानक अपना सिर उठाया। चेहरा आंसुओं और नाक से भरा हुआ था, जैसे वह आखिरी डूबती उम्मीद को पकड़ रहा हो। उसने तुम्हें घूर कर देखा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, इसे अपने दिमाग में बैठा लो। वो पागलों की तरह चिल्लाया। उसे डर था कि तुम एक शब्द भी भूल जाओगे। मेरा नाम डेनिन है, विन ऑफ आइस। मेरा जन्म 1 अगस्त 2035 को सुबह 9:13 पर हुआ था। अगर तुम भागने में कामयाब रहे तो तुम्हें मुझे दोबारा जिंदा करना होगा। मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, तुम्हारा नौकर हमेशा के लिए। सुना तुमने? मैं वादा करता हूँ। तुमने सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर मैं बाहर निकल पाया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके ठीक बाद काउंटडाउन 0 हो गया। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। हवा भट्टी की तरह गर्म हो गई। बिना किसी विरोध के तुम और डेनिन राख बन गए। रेजरेक्टेड, सन एंशन। फिर से वही मशीन जैसी ठंडी आवाज गूंजी। तुमने गहरी सांस लेते हुए आंखें खोली। कमरा वही था, लेकिन कोने में डेनिन नहीं था। स्क्रीन फिर से जल उठी। बाईं तरफ चाइनीज सरनेम्स की लंबी लिस्ट थी। दाईं तरफ जन्म की तारीखें बिना रुके चल रही थी। ये तुम्हें अपने ही लोगों के बदले इनाम पाने के उस क्रूर खेल को जारी रखने के लिए उकसा रही थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनूं? सपने देखो। तुम ठंडी हंसी हंसे और स्क्रीन को नजरअंदाज कर दिया। तुम जमीन पर बिना कुछ किए बैठ गए। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार टावर का सब्र जवाब दे गया और स्क्रीन अचानक बंद हो गई। तभी मौत का ऐलान करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक आवाज कमरे में गूंजी। रेजरेक्टेड यू, जन्म 13 मार्च 1980 को सुबह 9 बजे। चाइनीज। अगर पहली बार में काम नहीं बना तो दूसरी बार, 10 बार, 100 बार मशीन ने खुद नंबर डालना शुरू कर दिया। एक न थकने वाली मशीन की तरह वह बार बार वही नाम और तारीख दोहराती रही। तुम ठंडी नजरों से देखते रहे। पूरे 1 महीने बाद जमीन पर बना जियोमेट्रिक फॉर्मेशन लाल रोशनी के साथ चमक उठा। उस रोशनी में एक साया तड़प रहा था। आखिर में वह साया जमीन पर जोर से गिरा। तुम्हारा दिल बैठ गया। लिसियो आ चुका था। रोशनी की एक चमक के साथ लियो ने अपना शरीर फिर से बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी उंगली खून निकलने तक काट ली और पागलों की तरह सुनहरे तरल से जमीन पर नंबर लिखने लगा। मौत लिखते हुए वो बड़बड़ा रहा था और घबराहट में खुद को कोस रहा था। तुम इस अजीब नज़ारे को ठंडी नज़रों से देख रहे थे जब तक कि दीवार पर रोशनी 60% नहीं हो गई। तब उसने चैन की सांस ली और जल्दी से 22 जोड़ दिया। तभी छत से एक मैकेनिकल आर्म नीचे आई और तुम्हें दीवार से सटाकर जोर से जकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर नंबर लिख रहा हूं। मुझे डर है कि तुम उन्हें मिटा दोगे। लगता है तुम अभी टावर में आए हो। तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने पर है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर नंबर 60% से कम होने लगे। जल्द ही वह 50% के करीब पहुंच गया। टावर के नियमों के हिसाब से अब तुम एग्रेसर हमलावर हो। अगर तुम उसे टॉर्चर नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। करो। ये देखते हुए कि वैल्यू लाल रेखा पार करने वाली है, लिसियो घबरा गया। अगर तुमने मुझे अभी टॉर्चर नहीं किया तो मैकेनिकल आर्म तुम्हें बिजली का झटका देकर कोयला बना देगी। तुमने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया टावर के लिए मुफ्त मजदूरी करूं? जरा सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सब रीस्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी मुझे कोई दर्द नहीं होता। तभी एक नीली चमक वाली बिजली को आंधी। हाई वोल्टेज करंट ने तुम्हारे शरीर को बेदर्दी से चीर दिया। जलने की बू पूरे कमरे में फैल गई। लिसियो आंखें फाड़े इंतजार कर रहा था कि तुम चिल्लाओगे और भीख मांगोगे, लेकिन तुम बिजली की उस चमक के बीच बिना किसी भाव के खड़े रहे। तुम्हारी भौहें तक नहीं सिकुड़ी। यहां तक कि आखिरी पल में जब तुम्हारा शरीर जलकर राख हो गया, तुम्हारी नजरों में उसके लिए सिर्फ हिकारत और एक भारी दबाव था। रेजरेक्टेड, सरनेम चैन। रोशनी फिर चमकी और तुम पूरी जान के साथ दोबारा जिंदा हो गए। तुमने बेपरवाही से अपनी गर्दन घुमाई। लिसियो दंग रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें दर्द नहीं होता? बकवास बंद करो। तुमने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। सीधे मुद्दे की बात पर आओ। जमीन पर ये नंबर किस लिए हैं? तुम्हारे इस अमानवीय और बेखौफ अंदाज से प्रभावित होकर लिसियो ने कोई चालाकी करने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे सब सच बता दिया। ये वही सही समय है जब हम इस मंजिल के साइकिल में घुसे थे। उसने थूक निगला और तुम्हें घूर कर देखा। 15 अगस्त साल 39, 14:22 और 50 सेकंड। मेरे हिसाब से टावर के साइकिल्स का अंतराल हमेशा एक पूरा नंबर इंटीजर होता है। इस बिल्कुल सटीक शुरुआती पॉइंट के साथ मैं अगले साइकिल का सही समय निकाल सकता हूँ। और इसे कैलकुलेट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने ठंडी आवाज में पूछा। हम भागेंगे कैसे? गार्डियंस की कमियों का फायदा उठाकर। लिसियो की आंखें जोश से जल उठीं। उन गार्ड्स की कोई भावनाएं नहीं होती। वे बस नियमों का पालन करते हैं। अगर नियम में नहीं लिखा है तो चाहे हम अभी जोर जोर से भागने का प्लान बनाएं, वे सुनकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह समय बीतता गया। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। उस साल के दौरान हर दिन मैकेनिकल आर्म्स तुम्हें पकड़ती और तुम्हें रबर की चटाई बना देती, लेकिन तुम लिसियो को टॉर्चर करने के लिए बहुत सुस्त थे। आखिर तुम दर्द को ब्लॉक कर देते थे। बिना कुछ किए बस मौत का इंतजार करना उस टावर का गुलाम बनने से कहीं बेहतर था। लेकिन तुम्हारी अनजानी हरकत ने लिसियो की आखिरी हिम्मत भी तोड़ दी। उसे यकीन हो गया था कि तुम एक बेदर्द इंसान हो जिसने उसकी जान बख्श दी थी। आखिरकार उसने तुम्हें अपना असली तुरूप का पत्ता ट्रम्प कार्ड दिखाया। क्या तुमने स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है? लिसियो ने अपनी आवाज धीमी की। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। आउटर स्पेस में वहां ऊपर कई लोग बचे हुए हैं जो टावर से भाग निकले थे। स्पेस स्टेशन। तुमने समझदारी से मुख्य बात पकड़ ली। तुम्हारा दिमाग तेज से दौड़ने लगा। खुदकुशी करना और फिर वहां के लोगों से कहना कि वे तुम्हें वहीं दोबारा जिंदा रिजरेक्ट करें। होशियार। लिसियो ने जोश में अपनी जान थपथपाई। ये सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि स्पेस स्टेशन असल में टावर से लोग चुरा रहा था। उसने समझाते हुए सांस ली। स्पेस स्टेशन की मशीन क्लास और जन्म की तारीख के हिसाब से लिस्टिंग कर रही है। 1900 से आगे पूरी मानवता को जबरदस्ती पुनर्जीवित किया जा रहा है। जैसे स्पेस स्टेशन ठीक उसी समय तुम्हारा नाम पुकारेगा। जब यहाँ तुम्हारी जान जाएगी तो दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी। तुम्हें सीधे स्पेस में खींच लिया जाएगा और तुम इस नरक से पूरी तरह बच निकलोगे। तुमने तुरंत इस प्लान में एक कमी पकड़ ली। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तुम तिरस्कार के साथ मुस्कुराए। पूरे इतिहास में अरबों खरबों इंसान रहे हैं। ये लॉटरी जीतने जैसा ही तो है। हाँ, लाखों में सिर्फ एक मौका। लियो ने अपनी लाल आंखों से तुम्हें घूर कर देखा। कुछ लोग यहाँ 1000 साल से बंद हैं और उन्हें कभी कनेक्शन विंडो नहीं मिला, लेकिन यही इकलौती उम्मीद है। हमें दांव लगाना ही होगा। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारा असली प्लान क्या है ये किस्मत पर निर्भर नहीं है, ठीक है? लिसियो की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई। वो बहुत तेज बोला,
स्पेस स्टेशन 1900 से लोगों को सरनेम्स के हिसाब से पुनर्जीवित करता है। अगर ठीक उसी सेकंड जब वे हमारा नाम पुकारें, हम खुद अपनी जान ले लें, तो हम 100% सिस्टम में घुस सकते हैं और स्टेशन पर ले जाए जा सकते हैं। ये सब टाइमिंग का खेल है। तुमने अपनी भवें सिकोड़ी। तुम्हें कैसे पता कि किस मिनट और सेकंड पर स्टेशन तुम्हारा नाम पुकारेगा? तुम्हें क्या लगा जब मैं पुनर्जीवित हुआ था और पागलों की तरह जमीन पर नंबर्स लिख रहा था, तो मैं क्या कर रहा था? लियो व्यंग्य से मुस्कुराया। वह मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट है। साल 6139 के 15 अगस्त को 2:22 और 50 सेकंड्स पर उसने दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह स्क्रीन हर 36 मिनट्स में 1% कम होती है। यह हमारी घड़ी है। स्टेशन का एक नियम है, हर मिनट उन्हें 10 लोगों को पुनर्जीवित करना होता है। अगर तुम ये सारा डेटा डालो तो तुम वो सटीक समय निकाल सकते हो जब वे हमारा नाम पुकारेंगे। वाह, तुम अंदर ही अंदर दंग रहे। 1000 साल की कल्टीवेशन के बाद तुमने अनगिनत बड़े मास्टर्स देखे थे, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में यह साधारण दिखने वाला आदमी एक असली मॉन्स्टर था। क्या तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो? तुमने पूछा कि कब होगा। लियो ने बिना किसी तैयारी के तुरंत जवाब दिया। अभी साल 6140 का 17 सितंबर है। मेरा नाम इस साल 31 दिसंबर को रात 1:01 और 50 सेकंड्स पर पुकारा जाएगा। और तुम, चेनफान, उसने तुम्हें घूर कर देखा, साल 41 के 15 फरवरी को रात 1:06 पर। मैनुअल ऑपरेशन की गलतियों की वजह से परफेक्ट सेकंड तो नहीं बता सकते, लेकिन उस मिनट के अंदर खुद को लगातार एडजस्ट करके ये पक्का काम करेगा। समय बर्बाद किए बिना तुमने उसके सामने अपने हाथ जोड़े। इस दिमाग के आगे मैं हार मानता हूं। इसके तुरंत बाद समय करीब आ गया। साल 6140 के 31 दिसंबर की रात 1:01। लिसियो के समय में सिर्फ 1 घंटा बचा था। तुमने एक गुप्त जगह से टूल्स निकाले और उन्हें अपने हाथ में तौला। किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार। तुमने वे टेक्निक्स अच्छे से याद कर ली है ना जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? जाने से पहले पसीने से तरबतर लियो ने टूल्स पकड़े हुए थे। जैसे ही स्क्रीन पर नंबर 59% से 58% हुआ, लियो पागलों की तरह सेकंड्स गिनने लगा। 1, 2, 3, 119 तक। अब मुझे खत्म करो। उसने अचानक अपनी खून जैसी लाल आंखों से सिर उठाया। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। तुमने उसे चाकू से गोद दिया। लियो तुरंत गिर गया। पुनर्जीवित। लियो। इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। लियो ने सर्कल में अपना शरीर दोबारा बनाया। फेल हो गया। टाइमिंग में गलती थी। फिर से जल्दी। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, वह चिल्लाया। तुमने उसे फिर से मारा, काम नहीं बना। वह फिर से वहीं पुनर्जीवित हो गया। ये चलता रहा। ये किस्मत के खिलाफ एक दौड़ थी। तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तीसरी बार तुमने उसे बुरी तरह जख्मी किया। कुछ सेकंड्स बाद पुनर्जीवित। लियो। जन्म 1980। मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी। लेकिन इस बार जब रोशनी हटी तो कमरा खाली था। किसी का कोई निशान नहीं था। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक आवाज एक अटकी हुई रिकॉर्ड प्लेयर की तरह 2 दिनों तक लिसियो का नाम दोहराती रही। लेकिन अब वो उसे इस सेल में वापस नहीं ला सकी। वह कामयाब हो गया। इस मामूली इंसान ने अपने दिमाग से इस हेवनली नेट में एक रास्ता बना लिया था। पलक झपकते ही अगले साल की 15 फरवरी आ गई। टावर के गार्ड्स का कोई वजूद नहीं था और उन्होंने तुम्हें कोई नया सेलमेट नहीं दिया। तुम वहां चुपचाप बैठे स्क्रीन को घूरते रहे। रात के 1:06 पर वह समय आ गया। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा। अपनी आंखों में क्रूरता लिए तुमने खुद पर जोरदार वार किया। साथ ही बिना हिचकिचाहट के तुमने ब्लड बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे तुम्हारी सारी जान एक पल में निकल गई। धप। तुम घबराहट के बीच गिर गए। पुनर्जीवित। चनफान। रोशनी की एक चमक। तुम बिना किसी चोट के सेल में खड़े थे। पहली कोशिश फेल रही। तुम्हारे अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठी। आधा सेकंड भी गंवाए बिना तुमने जमीन से टूल उठाया और खुद पर सीधा हमला किया। दूसरी कोशिश भी फेल रही। एक बार फिर तुम पूरी तरह पागलपन में डूब गए और तीसरी बार खुद पर हमला किया। तभी अचानक एक बदलाव हुआ। फॉर्मेशन के जरिए शरीर को फिर से बनाने का वह पुराना एहसास गायब हो गया। इसकी जगह एक बहुत ही हिंसक खिंचाव ने तुम्हारी आत्मा को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा दिया। तुमने अपनी सीमा तोड़ दी थी। सेल की धातु की छत। तुम्हारी आत्मा लगातार ऊपर उठ रही थी। उस तेज चढ़ाव में तुमने आखिरकार उस नरक की पूरी तस्वीर देखी जिसने तुम्हें 10 साल से ज्यादा समय तक तड़पाया था। ये सचमुच सैकड़ों मंजिल की धातु की एक ब्लैक टावर थी, जिसमें हजारों लोहे के डिब्बे एक दूसरे से सटे हुए थे। उनमें जिंदा इंसान बंद थे जो यातनाएं झेल रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं,
जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह टावर के शिखर से बाहर निकली तो वो और ऊपर चली गई और उसने धरती की पूरी सतह को देखा। तुम्हारे चेहरे की खुशी तुरंत जम गई। तुम्हारी आत्मा में एक बेहद भयानक सिहरन दौड़ गई। तुमने अपने चारों ओर धरती की तबाह सतह को देखा। वे खंडहर नहीं थे, बल्कि अनगिनत स्टील के जंगल की तरह खड़ी हजारों लाखों ब्लैक टावर्स थीं। ये एक जेल है, या यूं कहें कि एक कभी ना खत्म होने वाला नरक जो अरबों खरबों इंसानी आत्माओं को कैद किए हुए है। पुनर्जीवित चेनफान, तुमने अचानक अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि तुम अपने चारों ओर देख पाते, तुम्हारे कानों में एक जंगली दहाड़ गूंजी। तुमने अपना सिर घुमाकर अपने पास देखा। एक अभी अभी पुनर्जीवित हुआ आदमी जमीन पर पागलों की तरह लौट रहा था। वह बेचारा टावर की यातनाओं से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। तुरंत ही कई हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुसे और उसे मजबूती से जमीन पर दबोच लिया। उसी समय सफेद ड्रेस पहनी एक प्यारी सी दिखने वाली औरत बहुत ही कोमल आवाज के साथ पास आई। बस शांत हो जाओ, तुम टावर से बाहर आ गए हो, तुम सुरक्षित हो। इस धोखेबाज दिलासे के बाद वो आदमी धीरे धीरे शांत हो गया। वो औरत खड़ी हुई और तुम्हारी तरफ मुड़ी। हालांकि वो पागलों को देखने की आदी थी, लेकिन उसके होठों पर उसकी प्रोफेशनल मुस्कान बेदाग थी। नमस्ते, स्पेस स्टेशन सियालो में आपका स्वागत है। मैं साइकोलॉजिस्ट यान्सी हूँ। तुम धातु की दीवार के सहारे टिके हुए थे। तुम्हारी नजरें गहरी और सावधान थीं। जानबूझकर तुम कुछ नहीं बोले। यान्सी, जो जाहिर तौर पर इसकी आदी थी, बोली, अभी टावर से बाहर आए हो। जैसे ही तुमने ये कहा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस आदमी को पकड़ने वाले हट्टे कट्टे लोगों ने एक साथ सिर घुमाया और तुम्हें घूरने गए। यान्सी वहीं दंग रह गई। उसकी प्रोफेशनल मुस्कान जम गई। असंभव। उसने अपनी आंखें फाड़कर तुम्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे तुम कोई मॉन्स्टर हो। तुम टावर से बाहर आए हो, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? जरा सा भी भावनात्मक टूटना नहीं? क्या तुम अभी टावर में घुसे ही थे और तुम्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया? तुम बेरुखी से ठंडी हंसी। लगभग 20 साल ज्यादा समय नहीं माना जाता सिस। कमरे में हवा खींचने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी तरफ देखने का यान्सी का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी हैरानी थी जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। 20 साल, एक पूरा साइकिल, और फिर भी एक नॉर्मल इंसान। उसने गहरी सांस ली और अपनी बोलने की रफ्तार तेज कर दी। मैंने 2 साल तक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया है। जिन्हें टावर से बाहर निकाला जाता है, उनमें से 10 में से 9 को सैनिटोरियम में भर्ती करना पड़ता है। तुम्हारी मानसिक ताकत वाकई अलौकिक है। इसके तुरंत बाद उसने स्पेस स्टेशन के नियमों के हिसाब से अपने ब्रेसलेट पर कुछ दबाया। इस टॉप क्वालिटी वाली मानसिकता के साथ तुम्हें बेहतरीन सुविधाएं मिल सकती हैं। मैं तुम्हें सीधे एसजी रेटिंग दे रही हूँ। कोई आपत्ति? अच्छी नौकरी मिल सके तो बिल्कुल नहीं, तुमने सीधे जवाब दिया। नाम चेनफान। बिना हिचकिचाहट के उसके समझाने के मुताबिक पुनर्जीवन की फॉर्मेशन आत्मा की पहचान से जुड़ी होती है, इसलिए असली नाम हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चेनफान, पहले तुम्हारे पास क्या स्किल्स थी? यान्सी ने तुम्हें गौर से देखा। यही तुम्हारी क्लास तय करेगा। तुम्हारा दिमाग तेज दौड़ने लगा। अपने पिछले जीवन में तुम कल्टीवेशन की दुनिया की एक बड़ी हस्ती थे, बड़ी किस्मत के साथ। तुम्हें प्यार मोहब्बत की समझ नहीं थी, लेकिन तुम आकाश और धरती की शक्ति चुराने की कला में माहिर थे। हालांकि इन आम इंसानों से कल्टीवेशन के बारे में बात करना पूरी तरह बकवास था। क्या तुम जड़ी बूटियों की खेती के बारे में कुछ जानते हो? तुमने सबसे नजदीकी ऑप्शन चुना। स्पिरिचुअल प्लांट कल्टीवेटर एक पेशा। ये स्पेस स्टेशन में एक टेक्निकल काम है। अगर तुमने इसे गलत किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यान्सी ने अपनी भवें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने फाइल में तुम्हारी जानकारी दर्ज कर दी। आधे घंटे बाद तुम्हें तथाकथित लाइफ जोन में ले जाया गया। तुम्हारे सामने एक धातु का गलियारा था जो जहां तक नजर जाए वहां तक फैला था। तुम्हारा घर सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर का लोहे का एक कैप्सूल था। नीचे एक पब्लिक एरिया था जहां कोई प्राइवेसी नहीं थी। इस मनहूस जगह में बच्चे पैदा करना अब गैर कानूनी है। हर कोई बहुत लंबे समय तक जीता है। जिसके पास मजा करने की फुर्सत है, जिंदा रहना ही इकलौती जरूरत है। तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यान्सी कैप्सूल के दरवाजे पर रुकी और तुम्हें बहुत गंभीरता से चेतावनी दी। सुनो, स्पेस स्टेशन में सारा खर्चा पॉइंट्स पर निर्भर करता है। खाना, पानी पीना, नहाना, हर चीज के पॉइंट्स कटते हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने सिर के ऊपर वेंटिलेशन ग्रिल की ओर इशारा किया।
सांस लेने में ऑक्सीजन खर्च होती है। तुम्हारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म गैसें बाहर निकालता है। जब तक तुम जिंदा हो और सांस ले रहे हो, सिस्टम अपने आप तुम्हारे पॉइंट्स काटता रहेगा। तुमने सुना, और मन ही मन हंसे। इन लोगों ने ऐसे हद तक कैलकुलेट कर रखा है, जिंदा रहने के लिए भी सांस लेने का टैक्स देना पड़ता है। और अगर पॉइंट्स खत्म हो गए तो? तुमने ठंडेपन से पूछा। तो वे तुम्हारी जान ले लेंगे और तुम्हें वापस टावर की जेल में भेज देंगे। यान्सी ने बेरुखी से जवाब दिया। तुम्हें टावर में फिर से एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें सैकड़ों या हजारों साल इंतजार करना पड़ सकता है, और तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। ये कहते हुए उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली और तुम्हारे करीब आई। लेकिन अगर तुम कड़ी मेहनत करो और लाखों पॉइंट्स बचा लो, तो जब तुम्हारी गलती से मौत होगी, तो स्पेस स्टेशन तुम्हारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके समय खरीदेगा। वे 24 घंटे तुम्हारा नाम पुकारेंगे और तुम्हें जबरदस्ती जगा देंगे। तुम तुरंत समझ गए? पॉइंट्स ही जिंदगी है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये लोग पागलों की तरह काम करते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया, तुमने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। अपनी आंखें सिकोड़कर उसने तुम्हारे चाकू जैसे तीखे चेहरे को देखा और अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से हंसी। मुझे तुम्हारा एफिशिएंट अंदाज काफी पसंद है। अगर आज रात तुम बोर हो जाओ तो मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर लेना। मैंने तुम्हें टर्मिनल में ऐड कर दिया है। ये कहकर वो अपनी पीठ दिखाते हुए हल्के कदमों से चली गई। तुम्हें बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हें एक सार्कास्टिक हंसी आ रही है। औरतें अपनी पिछली कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिंदगी में तुमसे एक पिल रिफाइन करवाने के लिए फीमेल कल्टीवेटर्स खुद को खुशी खुशी सौंप देती थीं। उनकी गिनती इतनी थी कि वो 9th हेवन तक एक लाइन लगा सकती थी। तुम इस तरह के लो लेवल इमोशनल झमेलों को पूरी तरह से डिस्पाइज करते हो। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, पावर। तुम जोर से कैप्सूल का दरवाजा बंद करते हो, अपनी आंखें मूंदते हो और आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हो। स्पिरिचुअल ची पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल ची का एक कतरा भी नहीं है। तुम अचानक अपनी आंखें खोलते हो और तुम्हारी नजरों में एक बेहद खतरनाक चमक दौड़ जाती है। बिना स्पिरिचुअल ची के कन्वेंशनल कल्टीवेशन का मतलब है सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करना, और टॉप पर वापस पहुंचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है मटेरियल्स ढूंढना, एक एल्केमी फर्नेस खोजना और जबरदस्ती स्पिरिचुअल मेडिसिन रिफाइन करना। और दूसरा, तुम अपने चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान लाते हो। दूसरा रास्ता है डार्क कल्टीवेशन के रास्ते पर चलना। अगली सुबह तुम यानी के पीछे पीछे स्पेस स्टेशन के सबसे लोअर लेवल के ग्रीन जोन तक जाते हो। यहाँ हर तरह की क्रॉप्स और एल्गे उगाई गई हैं, खासकर ऑक्सीजन जनरेट करने और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए यानी आज एक स्पेशल आउटफिट पहनकर आई है। उसने नी हाई सॉक्स पहने हैं और उससे एक यूथफुल ऑरा झलक रही है। चलते चलते वो अचानक तुम्हारे सामने रुक जाती है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, कल रात तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भेजे, तुमने एक का भी रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या मैं आज अच्छी नहीं लग रही? तुम अपनी पलकें तक नहीं झपकाते? तुम्हारी नजरें एकदम ठंडी और सख्त हैं। तुम जवाब देते हो, ये सब बेवकूफ़ी बंद करो, मैं आपसे बहुत बिजी रहने वाला हूँ, मेरे पास इन रोमांटिक चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है। तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे और मैसेजेस मत भेजना। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो औरतें सिर्फ तुम्हारी तलवार निकालने की स्पीड को स्लो करती हैं। इस डायरेक्ट रिजेक्शन पर यानी अपना होठ काटती है। वो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स लुक देती है और चुपचाप रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ तुम दोनों ग्रीन जोन की लॉबी के पब्लिक टर्मिनल के सामने पहुंचते हो। न्यूबीज को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी ठंडे चेहरे के साथ तुम्हारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने में मदद करती है। अब यहाँ से भागने का कोई एस्केप नहीं। तुम्हें लोअर लेवल्स में एक पॉन की तरह काम करना होगा, और वो भी अभी से। तभी टर्मिनल की स्क्रीन फ्लिकर होती है। हेवी पिक्सल से ढकी एक काली परछाई स्क्रीन पर अचानक पॉपअप होती है। ये साफ तौर पर स्पेस स्टेशन का कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल है। उस परछाई की आवाज में एक मैकेनिकल कोल्डनेस है। तुम चेन फैन हो, तुम्हारी फाइल कहती है कि तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में पता है। तुम जवाब देते हो, हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। तुम मन ही मन सोचते हो, तुम महज एक स्क्रीन हो। तुम्हारा टोन इतना एरोगेंट है, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उस ऑफिशियल को बताते हो, ये ओरिजिन को स्ट्रेंथन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका टेस्ट माइल्ड है और नेचर कोल्ड है, इसे खाया जा सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बेकार है, खासकर कोल्ड बॉडी टाइप वाली औरतों के लिए। इसे ज़्यादा खाने से किसी की आधी जान जा सकती है। ये सुनकर पास खड़ी यानी की आंखों में डिस्डेन की एक चमक नजर आती है। वो शायद सोच रही है कि तुम ये सब कहानियां बना रहे हो। इसी बीच स्क्रीन पर दिख रही वह परछाई अचानक रुक जाती है।
वह कई मिनट्स तक डिस्कनेक्ट रहती है। फिर वह परछाई रिकनेक्ट होती है और इस बार उसकी आवाज़ में एक रेयर इमोशन साफ झलक रहा है। क्या तुमने पहले कभी गोल्डन एल्गे देखा है? तुम पलट कर पूछते हो, वो चीज़ें जो डिचेस में हर जगह पड़ी रहती हैं, क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है? और आप, कमांडर, क्या आप दिन भर बिना काम किए 1,000 पॉइंट्स कमा लेते हैं? 1,000 पॉइंट्स? तुम बिना कोई इंपॉर्टेंस दिए अपने अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचते हो, क्योंकि जिस पहले सेकंड तुमने यहाँ कदम रखा था, तुम्हारा पूरा अटेंशन हॉल के एक कोने में पड़ी कुछ अननोन एल्गे और रेड एंड येलो हर्ब्स पर फिक्स हो चुका था। भले ही उनकी एनर्जी वीक थी, लेकिन तुम गलती नहीं कर सकते थे। वह स्पिरिचुअल ची थी। इस जगह पर स्पिरिचुअल ची वाली प्लांट्स मौजूद थीं। सिर्फ उन्हें अब्जॉर्ब करके तुम किसी का भी ध्यान खींचे बिना ची रिफाइनमेंट के इनिशियल स्टेज के करीब पहुंच सकते थे। इधर तुम सनसेट तक इंतजार करते हो। जब सभी लोग ग्रीन प्लांट जोन से चले जाते हैं, तुम तुरंत स्पिरिचुअल ची वाले एल्गे बोल की तरफ दौड़ते हो और क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाते हो। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अचानक अपना क्रिम्सन हेवन डिवाइडर स्किल एक्टिवेट कर देते हो। अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारे पास नासेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर का बेस था। तुम्हारे लिए कल्टीवेशन के रास्ते पर वापस लौटना पानी पीने जितना ही आसान है। कुछ ही सांसों में उन प्लांट्स की स्पिरिचुअल ची को जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो व्हाइट मिस्ट के थ्रेड्स में बदलकर पागलों की तरह तुम्हारे पोर से होते हुए तुम्हारे दंतियन में घुसने लगती है। एक ही पल में वहां एक मुर्गी के अंडे के साइज का वर्लपूल बन जाता है। थोड़ा और, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तुम अपने दांत पीसते हो और एक ही झटके में इनिशियल ची रिफाइनमेंट के थ्रेशोल्ड को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तभी तुम्हारे पीछे से अचानक एक आदमी की आवाज़ गूंजती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम चेनफान हो? तुम जोर से अपनी आंखें खोलते हो, मन ही मन गालियां बकते हुए सोचते हो, कबाब में हड्डी। तुम अपनी आंखों के पागलपन को दबाते हो और पलटते हो। तुम कहते हो, हाँ मैं हूँ, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है जिसने एक स्पॉटलेस ब्लैक सूट पहना हुआ है। वह आदमी तुम्हें 2 बार ध्यान से ऑब्जर्व करता है। फिर वो एक पर्सुएसिव टोन में अपनी आवाज धीमी करते हुए कहता है, मैं सेपरेशन सोसाइटी से हूँ चेनफान, क्या तुम हमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? तुम पलटते हुए ठंडे स्वर में कहते हो, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, मेरे रास्ते से हटो। वह आदमी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ स्पेस स्टेशन पर पागलों की तरह लड़कर तुम जिंदा बच पाओगे? बेवकूफ मत बनो। हाई कमांड पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। उन्होंने ह्यूमैनिटी को वापस अर्थ पर ले जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम एक पल के लिए रुकते हो और अपनी आंखें सिकोड़ लेते हो। तुम्हारी रिएक्शन देखकर वो आदमी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वह कहता है, हमारे जैसे लोअर क्लास के लोगों को मरने के बाद तड़पने के लिए वापस टावर प्रिजन में फेंक दिया जाता है, लेकिन वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, वो सारे एलीट रिसोर्सेज पर मोनोपोली चला रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम उनके सर्वेंट्स बने हुए हैं। उस सूट वाले आदमी की इस जबरदस्त पर्सुएशन के बावजूद तुम बिना कोई शब्द कहे बस उसे ठंडी नजरों से घूरते हो। कोई रिएक्शन न पाकर वह आदमी अचानक बेहद तेजी से एक कदम आगे बढ़ाता है। वह कहता है, इस पूरे स्पेस स्टेशन के 3 लेवल्स हैं। 3rd लेवल में हम पॉन्स हैं। हम रीइंकार्नेशंस रिडीम करने के लिए पॉइंट्स कमाने की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं। 2nd लेवल में उनके एसोसिएट्स हैं जिन्हें रीइंकारनेट होने की प्रायोरिटी मिलती है। और जहाँ तक 1st लेवल की बात है, उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। वो बिना पिक्सल्स के बात तक नहीं करते। वो बिना कुछ किए इन्फिनिटली रीइंकारनेट होते रहते हैं। वो सारे हाईएस्ट लेवल रिसोर्सेज पर कब्जा किए बैठे हैं। तुम बिना कोई इमोशन दिखाए बस इतना कहते हो, तो क्या? सूट वाला आदमी तुम्हें घूरते हुए कहता है, तुम टावर में 20 साल तक जिंदा रहकर एस लेवल इवैल्यूएशन हासिल कर सकते हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। सेपरेशन सोसाइटी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। वह अपनी आवाज को एक बर्फीले टोन में गिराते हुए कहता है, कल रात हाई कमांड रेजिडेंशियल जोन में एक्सट्रीम जेलीफिश रिलीज करेंगे। वो एनोमलस क्रीचर्स दीवारों के आर पार जा सकते हैं और बेहद जहरीले होते हैं। वो जानबूझकर कैजुअलिटीज करवा रहे हैं ताकि नीचे के लोगों में पैनिक फैले। इस तरह हर कोई पॉइंट जमा करने के लिए पागल कुत्तों की तरह काम करेगा और इनको यान में बदल देगा। हाँ, अचानक ग्रीन जोन की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। अब वहां सिर्फ 2 हल्की इमरजेंसी लैंप्स चल रही हैं। स्पेस स्टेशन में इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात के वक्त वर्क जोन की लाइट्स और कैमरास बंद कर दिए जाते हैं। वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इसी मौके का फायदा उठाया। मेरी बात यहीं खत्म होती है।
अपना ख्याल रखना। सूट वाला आदमी लॉबी की तरफ देखता है, मुड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके कदमों की आवाज तेजी से दूर होती जाती है। तुम सोचते हो कैमराज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आसमान खुद मेरी मदद कर रहा है। तुम तेजी से मुड़ते हो और कोने में रखी उस स्पिरिचुअल ऑरा वाली प्लांट पर अपनी नजरें गड़ाते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के तुम वापस क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाते हो। तुम्हारे शरीर के अंदर क्रिम्सन हेवन डिवायर पागलपन से घूमने लगता है। बची खुची थोड़ी सी स्पिरिचुअल ऑरा भी ऐसे खिंचती है जैसे किसी वाटर पंप में उसे जबरदस्ती निचोड़ लिया हो। वह एयर करंट्स में बदल जाती है जो फ्यूरी के साथ तुम्हारे पोर्स के अंदर घुसने लगती है। तुम्हारी पर्पल मैंशन के अंदर वह अंडे के साइज का वर्लपूल भयानक तरीके से घूमने लगता है। तुम अपने दिल की गहराइयों से चिल्लाते हो, कंप्रेस्ड, ब्रेक थ्रू, बूम। वह गैशियस मास एक ही पल में लिक्विफाई हो जाता है, एक तेज बहाव में बदलकर तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी को धो डालता है। की को लिक्विड में कंडेंस करना तुम्हारी ट्रेनर लाई है। तुमने यह कर दिखाया। अपने शरीर में उस लंबे समय से खोई हुई पावर को महसूस करते हुए तुम झटके से अपनी आंखें खोलते हो। तुम्हारी पुतलियों में एक गोल्डन फ्लैश फूट पड़ती है। तुम अपना दाहिना हाथ उठाते हो और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर हवा में लटक रही उस वर्मिलियन एंड येलो स्पिरिचुअल हर्ब की तरफ इशारा करते हो और जोर से मुट्ठी भींचते हो जैसे अनगिनत झटके एक साथ लगे हो। वह स्पिरिचुअल हर्ब बिना किसी हवा के हिलती है, एक ही पल में स्पेस को पार करती है और सीधा तुम्हारी हथेली में आकर गिरती है। तुम उस हर्ब को अपनी पॉकेट में रखते हो और ऐसे हाथ जेब में डाले वहां से निकल पड़ते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वापस रेजिडेंशियल जोन की तरफ चलते हो। दूसरी तरफ अपने क्वार्टर पर पहुंचते ही दरवाजा खुलता है और तुम्हारी भवें तुरंत बन जाती हैं। तुम्हारी बेड पर कोई बैठा है, वह यानी है। उसने बेहद फ्लैशी और एलिगेंट कपड़े पहने हुए हैं। वह तुम्हारी बेड पर सिर झुकाए हुए बैठी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी नजरों में एक सेडक्टिव चमक है। तुम बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछते हो, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? यानी अपने इरादों को बिना छुपाए कहती है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे टर्मिनल के पासवर्ड का इस्तेमाल करके खुद अंदर आ गई। वह अपनी शर्ट के बटन्स खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तुम मन ही मन एक सख्त गाली बकते हुए सोचते हो, ये क्या नाटक है? ये औरत पिछले आधे घंटे से यहाँ है। अगर तुमने जल्दी अपनी पॉकेट में रखी उस स्पिरिचुअल हर्ब को रिफाइन नहीं किया तो उसकी स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तुम्हारे पास इन फॉरबिडन चीजों के लिए टाइम कहाँ है? तुम गुस्से से आग बबूला होकर उसे बाहर निकालने ही वाले हो। अचानक जब छत की लाइट जोर जोर से झपकने लगती है तो बिजली की एक तीखी आवाज गूंजती है। लिविंग जोन की पूरी लॉबी रोशनी और सायों के बीच एक डरावने माहौल में डूब जाती है। यांग अचानक सुन्न पड़ जाता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह कपड़ों को पकड़कर छटपटाने लगता है। पावर सर्ज। ये एक पावर सर्ज है। क्या कोई अनोमलस क्रीचर रिहायशी इलाके में घुस आया है? अनोमलस क्रीचर। तुम्हारी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। ये कल रात की बात नहीं थी। जल्दी छुप जाओ, वो डर से कांपते हुए कहता है। इससे छुपो? तुम उसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर उठाते हो। तुम्हारा लहजा सख्त है। अगर ये एक्सट्रीम जेलीफिश हैं तो ये टिन का डिब्बा शेल्टर भी नहीं माना जाएगा। तुम्हारी बात खत्म होते ही गहरे समुद्र की एक विशाल वेल जैसी लंबी और गूंजती आवाज लॉबी में आती है। तुम दरवाजे पर लात मारते हो और बाहर देखते हो। धत करीब 10 मीटर ऊंची कई विशाल सेमी ट्रांसपेरेंट जेलीफिश भूतों की तरह हवा में तैर रही हैं। सैकड़ों टेंटिकल्स हर जीवित चीज को निशाना बना रहे हैं। ठीक है जी, वह चिल्लाता है और बिना सोचे बाहर की लोहे की सीढ़ी की ओर भागता है। तुम्हारा कमरा गलियारे के सबसे ऊंचे पॉइंट पर है। जमीन से 10 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई। सीढ़ियों से नीचे उतरने में कम से कम आधा मिनट लगेगा और जेलीफिश का एक टेंटिकल पहले ही बगल की दीवार को चीरकर सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है। वक्त नहीं है, मुझे पकड़ लो। तुम यान्सी की पतली और कोमल कमर में हाथ डालते हुए कहते हो। उसे संभलने का मौका दिए बिना तुम सीधे लोहे की रेलिंग पर लात मारते हो। धड़ाम। यान्सी की चीखों के बीच तुम 10 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से बिना किसी झिझक के कूद जाते हो। हवा तुम्हारे कानों में साए साए कर रही है। जमीन पर गिरते वक्त तुम्हारे शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ताकत से बाहर निकलती है और तुम उसे मजबूती से थाम लेते हो। एक भारी आवाज गूंजती है। तुमने मेटल के फर्श पर एक गड्ढा कर दिया जब तुम बिना किसी खरोंच के और बिना घुटने मोड़े मजबूती से नीचे उतरे। तुमने यान्स को छोड़ दिया और अपना सिर उठाकर छत की तरफ घूरने लगे। वो विशाल मेडुसाज। तुम्हारे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यांग एक्स डर के मारे चिल्ला उठा और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। उसने देखा कि वो जमीन पर बिल्कुल सही सलामत गिरा है।
उसने तुम्हें हैरानी से देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पता नहीं ये ऊंचाई से गिरने के रोमांच की वजह से था या तुम्हारे उस डोमिनेंट हक से हुई बेचैनी की वजह से। क्या देख रहे हो? तुमने उस पर जरा भी ध्यान दिए बिना कहा। एक औरत के ख्याल। तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मुड़कर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चल दिए। रेजिडेंशियल एरिया का लॉबी पूरी तरह बदल चुका था। वहां भारी अफरा तफरी मची थी और अनगिनत लोग उन लोहे के बक्सों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे थे। एवैक्यूएशन कॉरिडोर के दरवाजे के पीछे पहुंचकर तुमने झटके से अपना सिर घुमाया और लॉबी में हो रहे उस कत्लेआम को गौर से देखा। यकीनन ये फीडिंग का अब तक का सबसे घिनौना तरीका था जो तुमने देखा था।